सरफेस केमिस्ट्री, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5। और यहाँ पे होगा क्या, सरफेस केमिस्ट्री में जो भी हम चीजें पढ़ने वाली हैं वो सरफेस के ऊपर होंगी। मतलब जो रिएक्शंस हमारी सरफेस पे होंगी उन्हें हम सरफेस केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। राइट, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड पे हम लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड है जैसे, है ना, इंस्टीट्यूट में, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मार्कर से लिखते हैं। अब मार्कर से हमने लिखा तो वो सरफेस के ऊपर ही रहा, है ना। जो इंक थी जो हमारे मार्कर से निकली वो क्या है, सिर्फ सरफेस के ऊपर थी। उसे हम बोलते हैं सरफेस। मतलब वो जो रिएक्शन वहाँ पे हुआ, जो भी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, वो एक सरफेस पे हुआ, क्योंकि जो कंसंट्रेशन था इंक का वो सरफेस पे ज्यादा था एज कम्पेयर टू बल्क। तो उसे हम बोल सकते हैं कि भैया वो एक सरफेस केमिस्ट्री का एक प्रोसेस था। राइट, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई मेटल सरफेस लिया और उसकी सरफेस पे क्या हुआ, हमारा कोई कोई चीज उसके ऊपर आके बैठ गई। जैसे कि आयरन था और आयरन के ऊपर क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड की लेयर आई थी, जंग लग जाता है ना। वो क्या है, हमारा एक सरफेस फेनोमेनन। वो एक सरफेस फेनोमेनन है। उसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्शन हुआ Fe2O3 हमारा, या Fe3O4 वहां पे फॉर्म हुआ, वो सरफेस पे हुआ। राइट, और हम क्या कर सकते हैं, एमरी पेपर लेंगे, उसे घिसा देंगे, तो वो क्या होता है, सारा का सारा जो रस्ट होता है या जो ऑक्साइड की लेयर बनी है वो सारी की सारी उतर जाती है ना। वो सारी की सारी उतर जाती है। तो वो क्या है, हमारा एक सरफेस फिनोमिनन है। और इसको इन सब चीजों को हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। और सरफेस केमिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि हम एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, कोलाइडल पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसी कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पे टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज एड्सॉर्प्शन। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, ये एड्सॉर्प्शन है। राइट, एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ the phenomenon of higher concentration of molecular species molecular species gas or liquid, gases or liquid on the surface of the solid then in the bulk then in the bulk। राइट, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मार्कर से आप लिख रहे थे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो जो कंसंट्रेशन था इंक का वो सरफेस पे ज्यादा था एज कम्पेयर टू बल्क। तो वो हो गया हमारा एक एड्सॉर्प्शन, और वो सरफेस फेनोमेनन है। राइट, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक एड्सॉर्बेंट होता है और एक एड्सॉर्बेट होता है। एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, ठीक है जी। अब इसको याद करने के लिए तरीका, मतलब मैंने तो ऐसे किया हुआ है, आप लोग जैसे मर्जी कर सकते हैं। एड्सॉर्बेट, अब देखो यहाँ पे एड्सॉर्ब है, यहाँ पे भी एड्सॉर्ब है, लास्ट में इसके क्या आ रहा है, एट है। एट का मतलब क्या होता है भैया, खाया, है ना, खाना। मतलब जो खाता है वो ऊपर बैठता है, सिंपल है। क्लियर हो गया। अब जनरली बात करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो ज्यादा खाते हैं, नीचे वाले कम खाते हैं। तो जो ऊपर वाले होते हैं वो ऊपर बैठता है ना। और ऊपर जो बैठता है वो ही जो खाता है वो ऊपर बैठता है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं बोर्ड और मार्कर की बात कर रहा हूँ तो एड्सॉर्बेंट जो है वो व्हाइट बोर्ड है, और जो खा रहा है वो क्या है, जो ऊपर बैठ रहा है वो कौन है, मार्कर है। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, ये तो बस याद कराने के लिए था। एट जो खाता है वो ऊपर बैठता है, दैट्स इट। ठीक है जी, एट के चक्कर में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द सॉलिड सब्सटेंस on the surface of which on the surface of which adsorption occurs
on which the adsorption occurs is known as adsorbent. Is known as adsorbent, right? The molecular species the molecular species that get adsorbed on the solid surface on the solid surface due to intermolecular attraction due to intermolecular attraction are called adsorbate. जो उसके ऊपर आके बैठ गया उसे हम बोलेंगे एडसॉर्बेट। क्लियर हो गया जी? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे और एग्जांपल, ये तो मैंने देसी से एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चारकोल और गैसेस का एग्जांपल देते हैं। अब चारकोल जो है वो क्या है, हमारा एडसॉर्बेंट है, और यहाँ पे हमने गैसेस ली, लेट्स से मीथेन ले लिया, अमोनिया ले लिया, राइट, फॉस्जीन ले ली, कोई भी गैस आप लेंगे तो वो हमारी क्या होएगी, एड्सॉर्ब होएगी ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। तो चारकोल हमारा एड्सॉर्बेंट हो गया, और जो हमारा गैसेस हो गई एड्सॉर्बेंट, या फॉस्जीन या अमोनिया, वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गई तो वो हो गया एड्सॉर्बेट, राइट। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, चारकोल लो, उसके अंदर क्या करो, कोई है ना डाई डाल दीजिए। आपने सोल्यूशन लिया, आप इवन ट्राई भी कर सकते हैं। आप एक कांच के गिलास में पानी लेना थोड़ा सा, और उसके अंदर थोड़ी सी 2-4 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स बिटाडीन की डाल देना, तो वो सोल्यूशन जो होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन रेड कलर का हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, उसके अंदर पड़ोस में आपके कोई भी प्रेस वाला होएगा, प्रेस वाले के पास जाना, उससे थोड़ा सा चारकोल लेके आना, है ना। वो कोल लेके रखता है, वो एक्टिव, मतलब उसे क्या करना, पाउडर्ड फॉर्म में लेना, उसे आप घर आके क्रश कर लेना और उसे गिलास में डाल देना। थोड़ी देर बाद जब आप उसे नहीं हिलाओगे, थोड़ी देर बाद क्या करोगे, जब वाटर होगा वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, और जो जितने भी कलर्ड मेटर से वो सारे के सारे क्या होएगा, जो हमारा कोल था वो एड्सॉर्ब कर लेगा। वहां पे आप देख सकते हो ये एड्सॉर्प्शन है, राइट। राइट। अब हम यहाँ पे एड्सॉर्प्शन इन एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हमने क्या किया, कोई भी सिलेंडर लिया जिसके अंदर हमने गैसेस रख दी, लाइक CO2, SO2, NH3, etc. when enclosed in a vessel has certain pressure, which can be recorded. Now small amount of place a small amount of powdered charcoal in the vessel after a certain gap। क्या होगा जी, जो गैसेस थी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी
चारकोल की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। आफ्टर अ सर्टेन गैप, note the pressure of the gases, pressure of the gas again, it will decrease with, which indicates, that some amount of gases, yeah, some gas molecules have been adsorbed on the porous surface of charcoal. Porous surface of charcoal, right? क्लियर हो गई जी। उसके बाद मैंने आपको बीकर वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने क्या करना है, कोई भी ऑर्गेनिक डाई या मैंने आपको बेटाडीन बोला था वो रखा, और आपने क्या किया, उसमें चारकोल डाल दिया, ठीक है, या एनिमल चारकोल डाल दिया, उसे शेक किया थोड़ी टाइम के लिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो कलर है वो वापस से कलरलेस हो जाएगा, मतलब जितनी भी डाई थी हमारी वहां पे वो सारी की सारी एड्सॉर्ब हो गई है, राइट। किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर, राइट। अब हमारे घर में जो चीनी आती है वो भी डीकलराइज्ड की जाती है बाय एनिमल चारकोल, ठीक है जी। अब जो रॉ शुगर होती है उसको डिकलराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप जनरली लेके आओगे, मतलब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड शुगर होती है वो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउनिश लुक होती है, बहुत अच्छी नहीं दिखती है, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, उसे डिकलराइज करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड में उस शुगर को डिसॉल्व करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर एनिमल चारकोल डाल देंगे, ठीक है, और उसे मतलब थोड़ा सा एनिमल चारकोल डाल देंगे और उसे अनडिस्टर्ब रखेंगे फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और उसके क्रिस्टल्स बना देंगे, ठीक है जी। मतलब क्रिस्टलाइजेशन होनी शुरू होएगी, अब जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो हमारे कलरलेस होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल चारकोल ने जितना भी उसके अंदर कलरिंग मैटर था उसे एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। ऐसे ही आप सिलिका जेल का आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा, जो हम कोई भी शूज लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पाउचेज होते हैं सिलिका जेल के। वो क्या करते हैं, जैसे ही ह्यूमिड वेदर आता है तो उसमें क्या होता है, गंदे होने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, मॉइस्चर की वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, या फंगस लग जाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें वाटर आया वो सिलिका जेल क्या करेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट, और मॉइस्चर जो है उसे वो खत्म कर देगा, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब इसके अंदर मैंने चार टोटल आपको बता दिए थे, एब्जॉर्प्शन, इनेक्शन, कलर डाई वाला भी और रॉ शुगर वाला भी। कलर्ड डाइज एंड decolorized raw sugar. Raw sugar with help of animal charcoal. Right. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, उन्हें हम बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है जी। तो इसमें इसके अंदर हम देखते हैं, द एटम्स इन अ सॉलिड are held together are held together by certain binding forces
which are mainly van der Waals forces, or maybe chemical forces, राइट, मे बी केमिकल फोर्सेस। जैसे मैंने आपको बताया था, बोर्ड के ऊपर मार्कर से हम लिख रहे थे तो वहां पे फिजिकल या यू कैन से वेंडेबल फोर्सेस थे। बट जब ऑक्सीजन हमारा मेटल सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ था, आयरन की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ था, तो वहां पे केमिकल बॉन्ड्स बने थे। ठीक है जी। तो अब होता क्या है, द अनयूटिलाइज्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनयूटिलाइज्ड और unbalanced forces present on the surface make it quite active, right? Unbalanced forces, and that's why it becomes active। क्लियर हो गया जी। और उसके बाद एंड ऑन on increasing the surface area। अब सरफेस एरिया हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसे हम ब्रेक करके, है ना। on increasing the surface area the extent of absorption increases, the extent of absorption increases as unbalanced forces increases, राइट। सरफेस हमारी ज्यादा यू नो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा हमारा एड्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है जी। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, एक्स लिया, हमने यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्सेस देखते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, ये बना दिए हमने कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये चार अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए, राइट। ये ए हो गया। ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्स ये बना दिया। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया है, इसे ब्रेक कर दिया, इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो यहाँ से क्या हुआ, अनबैलेंस जो फोर्सेस थे वो हमारे इंक्रीज हो गए। कितने हो गए, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। पहले कितने थे, एट थे, एक ही में सिक्स हो गए, राइट। अब उसके बाद हमने ये किया, ये भी बना, ये भी बना, वो टूटे थे, तो और कितने अनबैलेंस फोर्सेस बने, सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई भी एक चारकोल था, वो एक सिंगल पीस था, और एक को मैंने पाउडर्ड फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में लिया, तो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो भी वहां पे ज्यादा होगा। क्लियर है जी। और जो हम कॉमनली यूज एड्सॉर्बेंट लेते हैं, वो क्या हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल, एनिमल चारकोल, सिलिका जेल, और कुछ मेटल्स भी लेते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ द एड्सॉर्प्शन। अब हम यहाँ पे दो टाइप का एड्सॉर्प्शन हमने यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट इज द पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड सेकंड इज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, इसमें क्या है, when the concentration of adsorbate when the concentration of the adsorbate is more on the surface of the
more on the surface of adsorbent than in the bulk. It is called positive adsorption. क्लियर हो गया जी? और नेगेटिव में क्या हुआ? कंसंट्रेशन कम रहेगा। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, राइट? एग्जांपल, a concentrated solution of KCl is shaken with bone charcoal ions of KCl are adsorbed more on the surface of charcoal than in bulk. Right? This is a positive adsorption. अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। राइट? पॉजिटिव में क्या हुआ? जो कंसंट्रेशन था वो मोर ऑन द सरफेस था एज कंपेयर टू बल्क, और ये हो गया नेगेटिव एडसॉर्प्शन। इसमें बोलता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट is less on the surface of adsorbent than in the bulk, it is a case of negative adsorption. Right? Here concentration is more in the bulk as compared to surface. इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। If dilute KCl solution is shaken with bone charcoal, the ions of KCl are adsorbed less on the surface of the adsorbent than in the bulk. क्लियर हो गया जी? तो ये था हमारा नेगेटिव एडसॉर्प्शन का। फाइन। हमने क्या क्या पढ़ा? एडसॉर्प्शन इन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट वी हैव डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठे होते हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। नहीं साहब, डिसॉर्प्शन होता है वो हमारा, सॉर्प्शन होता है सिर्फ। डिसॉर्प्शन हमारा प्रोसेस है रिवर्सिबल, जहाँ से हमें जो एड्सॉर्ब हुआ था उसे वहां से बाहर निकाल दिया, उस प्रोसेस को हम डिसॉर्प्शन बोल देते हैं।
राइट। जैसे मैंने क्या किया, मार्कर से बोर्ड पे लिखा और उसे क्या किया, डस्टर से मिटा दिया। तो वो जब डस्टर से मिटाया तो वो क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और उसे हम बोल देंगे डिसॉर्प्शन। ठीक है जी। अब्सॉर्प्शन होता है जो मैंने बोला आपको, इकट्ठा होएगा। एडसॉर्प्शन इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर, दैट इज द स्पीशीज which gets which get absorbed on the surface of the adsorbent have a tendency to have a tendency to overcome a tendency to come out of the surface tendency to come out of the surface. The reverse phenomenon is desorption. The reverse phenomenon is called desorption. ठीक है जी। जो वहाँ पे वेंडरवेल फोर्सेस या जो हमारे केमिकल फोर्सेस थे उनको हमने वहां से ब्रेक कर दिया तो वो डिसॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर है जी। देन वी हैव एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है हमारे पास, जो कंसंट्रेशन है दैट इज मोर इन द बल्क एज कंपेयर टू सरफेस। द phenomenon as a result of which the molecular species of one substance adsorbate are accumulated on the surface as well as inside, that is throughout the substance which takes them which takes them adsorbent। मतलब concentration is on the surface as well as in the bulk, तो उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। मतलब मोर कंसंट्रेशन इज इन द बल्क एज कंपेयर टू सरफेस, तो उसे हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। Absorption, this is the phenomena as a result of which the species of one substance get distributed uniformly throughout the body of the other substance। और यहाँ पे क्या होगा, one substance get concentrated mainly on the surface of the other substance which absorbs these। Second, absorption, the concentration is same throughout the material, but यहाँ पे absorption में जो concentration on the surface of the adsorbent is different from that in the bulk। Adsorption, it is a bulk phenomenon since it occurs throughout the material, and adsorption
it occurs only on the surface. Absorption proceeds at uniform rate, but absorption जो है वो starting में बहुत तेज होता है और it slowly decreases, right? तो ये था हमारा absorption and adsorption. Next we have sorption, जो मैंने बताया, a phenomenon in which both adsorption and absorption occurs simultaneously. उसे हम बोलते हैं sorption, right? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ एडसॉर्प्शन. फाइन. फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनियस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? राइट. तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक डेफिनेशन लेके आनी है एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की. अब एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन हो क्या रहा है? देखो, हमने यहाँ पे पहली चीज पढ़ी थी, जहाँ पे भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं वहां पे एनर्जी रिलीज करता है ना? जब भी एडसॉर्प्शन होगा तो वहां पे क्या होएगा, जो हमारा एडसॉर्बेंट है और एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे, है ना? वहां पे वो अट्रैक्शन फील करेंगे और जब वो उसके ऊपर जाके बैठेगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज करेगा. मतलब जो प्रोसेस है दैट शुड बी इन एक्सोथर्मिक इन नेचर और ओवरऑल रिलीज ऑफ एनर्जी होगा. क्लियर हो गया? तो यहाँ उस एनर्जी जो हमारी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. और यहाँ पे मैं उसे लिख देता हूँ, the change in enthalpy the change in enthalpy taking place for the adsorption of one mole of the adsorbate on the surface of the adsorbent. राइट. यहाँ पे डेल्टा एच मतलब हमें समझ में आया कि भैया वो नेगेटिव था. डेल्टा एच बिकम नेगेटिव. राइट. अब कोई भी चीज है, प्रोसेस है, वो उसमें हम क्या लेते थे? डेल्टा जी. डेल्टा जी होता था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और उसके लिए फॉर्मूला था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. एंड डेल्टा एस इज रेंडमनेस, है ना? नाउ डेल्टा एस दैट इज रेंडमनेस फैक्टर. अब एक चीज समझते हैं, रेंडमनेस फैक्टर था हमारा, राइट? अब जो रेंडमनेस था, कोई भी गैशियस पार्टिकल्स थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे. जैसे ही वो उसके ऊपर आके चिपक गया, तो रेंडमनेस क्या हो गई? उसकी डिक्रीज हो गई, है ना? जो उसकी रेंडमनेस थी वो डिक्रीज हो गई. मतलब ये जो टी डेल्टा एस वाला, टी डेल्टा एस, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया हमारा? नेगेटिव हो गया. ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. क्लियर हो गया? तो अब हम उसके बाद क्या बोल सकते हैं? अब डेल्टा एच था वो डेल्टा जी को फेवर कर रहा था, मतलब इट फेवर्स द एडसॉर्प्शन. और जो ये टी डेल्टा एस था नेगेटिव था, बट ये माइनस के साथ मिलके ये क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था. अपोजेस द फिनोमिनन. दिस अपोजेस द फिनोमिनन. क्लियर हो गया? फिनोमिनन को अपोज कर रहा था. ये वाला डेल्टा एच फेवर कर रहा था. तो ओवरऑल अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है
बट ये टी डेल्टा एस मिलके हमारा क्या है, नेगेटिव है। बट अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा प्रोसेस क्या है, क्या है, फिजिबल है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए चले जा रहा हूँ, इंक्रीज करते हुए चले जा रहा हूँ, तो प्रोसेस क्या होगा मेरा, अपोज करना शुरू कर देगा। मतलब एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा एस तो जो भी आएगा आएगा, अब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मतलब जो रिएक्शन है या जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज फिजिबल एट लो टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन इज फिजिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, राइट। क्लियर हो गया। बाकी जब हम केमिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम टेम्परेचर को लेके आएंगे, कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक वो फिजिबल रहेगा और उसके बाद वो फिर ये अपोज करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज फिजिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस।